चलिए हम शुरू करते हैं। ये हमारी चौथी क्लास है और इससे पहले हम 3 क्लासें कर चुके हैं और ये हमारी चौथी क्लास है। तो बच्चे पूछ रहे थे कि सर आप छोटी वीडियो बना रहे हैं और इतने दिन में कैसे कोर्स हो पाएगा। देखो अभी कुछ दिन छोटी वीडियो रहेंगी, फिर उसके बाद आपकी 2-2 3-3 घंटे की क्लास रहेंगी, 2-2 3-3 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। एक दिन में 2 से 3 वीडियो रहेंगी, इससे कम कोई वीडियो नहीं रहेगी। और बाकी आपको क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। बस कुछ दिन की बात है, तो आप रुक जाइए और कुछ दिन के बाद आपकी 2 से 3 क्लास होंगी। बाकी यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये कुछ टाइम टेबल है जो आपको कुछ दिन बाद देखने को मिलेगा। ये टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इस तरीके से, हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर रहेंगे। ये CDP तो मैं आपको पढ़ाऊँगा और इसके बाद CDP तो मैं आपको पढ़ाऊँगा और ये मैथ पेडागोजी मैं पढ़ाऊँगा, हिंदी भी मैं पढ़ाऊँगा। स्पेशल मैथ ये एक दूसरी टीचर हैं, वो स्पेशल मैथ आपको पढ़ाएंगी। उनके 100 में से 100 नंबर हैं 12th में और 10th में, वो आपको ये पढ़ाएंगी स्पेशल मैथ्स। और ये सोशल साइंस आपको एक दूसरे टीचर हैं वो पढ़ाएंगे, साइंस भी वही पढ़ाएंगे। हिंदी और संस्कृत, ये आपकी ये हिंदी और ये संस्कृत व्याकरण, हिंदी व्याकरण ये मैं पढ़ाऊँगा। तो बाल विकास में पढ़ाऊँगा, मैथ की पेडागोजी यानी कि शिक्षा शास्त्र में पढ़ाऊँगा, मैथ का, हिंदी का, संस्कृत का। ये शिक्षा शास्त्र में पढ़ाऊँगा, बाल विकास में पढ़ाऊँगा। मैथ आपको एक दूसरी मैम पढ़ाएंगी, सोशल साइंस दूसरे सर पढ़ाएंगे और साइंस भी दूसरे सर पढ़ाएंगे। अब बोलेंगे आप सर इंग्लिश का, तो देखो इंग्लिश का आपका इंग्लिश के लिए एक दूसरे टीचर रहेंगे, मैम है वो आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, उसकी पेडागोजी भी पढ़ाएंगे और उसको क्या बोलते व्याकरण भी पढ़ाएंगी, ग्रामर। बाकी EBS जो आपका है ये EBS मैं पढ़ाऊँगा, इसकी पेडागोजी भी पढ़ाऊँगा मैं और इसका जो थ्योरी है जो और क्वेश्चन है वो भी मैं कराऊँगा। CTET UPTET दोनों। UPTET का लोग बहुत बोल रहे थे, बहुत सारे मेरे पास आते हैं UPTET के मैसेज कि सर UPTET की भी तैयारी कराओ, तो मैं UPTET और ये CTET दोनों का पढ़ाऊँगा और दोनों में जो कॉमन सब्जेक्ट हैं वो मैं पढ़ाऊँगा। बाकी हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण मैं पढ़ाऊँगा, तो आपके दोनों एग्ज़ाम क्लियर हो जाएंगे। तो ये हमारा टाइम टेबल, कुछ दिन बाद हम इसको अप्लाई करेंगे। अभी आप कुछ दिन का और वेट कर लीजिए। चलिए तो हम शुरू करते हैं। अभी तक हमने 3 क्लासों में अपनी पहला ही टॉपिक कंप्लीट किया है। हम आराम से पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें अच्छे से समझ के करना है क्योंकि ये सब्जेक्ट कॉन्सेप्चुअल है और ये CTET का आधार भी है और इसको पढ़ने में बहुत टाइम भी लगता है, इसलिए इसको आराम से अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसमें हेडिंग दी है कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वंशानुक्रम, देखो कुछ लोगों ने बोला था कि मेरे पास सर बुक नहीं है और मुझे PDF दे दो या मुझे पूरा भेजा करो, तो आज मैंने थोड़ा सा इसको बड़ा बना दिया, इसकी PDF को, इसके टॉपिक का जो है मैं पूरा लिख लिया। तो ये आप घर पे उसको पढ़ते रहें, PDF में दे दूंगा। बाकी आपको बस कंसेप्ट मैं समझा दूंगा इस वीडियो में। मेरा काम है कंसेप्ट समझाना, आप इसको पढ़ते रहना घर पे अच्छे बैठ के। बाकी मैं जो कॉन्सेप्ट समझाऊँ उसी को घुमा फिरा के उसी से क्वेश्चन आएंगे, उससे बाहर नहीं होंगे। कॉन्सेप्ट एक बार आपकी समझ में आ गया, बस खेल हो गया उतने में। बाकी इसको 1-2 बार आप पढ़ लें ताकि ये भी चीज़ें आपको पता चल जाए। तो देखो इसमें पहला है कि विकास जो हमारा है, विकास प्रसव पूर्ण अवस्था से शुरू होता है और जीवन पर्यंत चलता है। तो और वृद्धि जो है, वृद्धि जन्म से शुरू होती है और परिपक्व अवस्था तक चलती है। तो भाई इस विकास और इस वृद्धि को कौन प्रभावित करता है? इसको प्रभावित करता है वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी। आपको आपने अपने माता पिता से जैसी बुद्धि प्राप्त हुई है, जैसे गुण प्राप्त हुए हैं, वो आपके विकास को कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। जैसे अगली स्लाइड में है, जैसे प्राणी का रंग रूप, आप दिखने में कैसे हैं, आपका शारीरिक गठन कैसा है, आपकी लंबाई कितनी है, आपकी चौड़ाई कितनी है, आपकी और शारीरिक क्या विशेषताएं हैं, आपकी आँखों का रंग, किसी की आँखों का रंग उनके माता पिता की जैसी आँखों का रंग रहता है वैसा ही उनका रहता। तो ये वंशानुक्रम है, ये उन्हें जन्मजात मिला है। जो हमारे जन्मजात गुण होते हैं, जो हमें जन्म से मिले हैं अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी से, वो वंशानुक्रम कहलाते हैं, वो हेरिडिटी कहलाती हैं। ये गुण जन्मजात होते हैं, ये हमें अपने माता पिता से मिलते हैं
अपने दादा दादी से मिलते हैं, आपने बायोलॉजी में इसको पढ़ा होगा वंशानुक्रम। ये हमारे विकास को प्रभावित करता है। यदि हमारे माता पिता प्रतिभाशाली रहे हैं तो ये हम भी प्रतिभाशाली होंगे, और हम प्रतिभाशाली होंगे तो हमारा विकास और अच्छा होगा। तो ये हमारे विकास को प्रभावित करता है। यदि हमारे माता पिता सामान्य बुद्धि के रहे हैं, और हो सकता है कि हम कम बुद्धि के पैदा हुए, आपने देखा होगा कोई कोई मंद बुद्धि हो जाता पैदा, कोई मंद बुद्धि जन्म ले लेता, तो उसका विकास प्रभावित होता है, फिर वो जीवन में उतना कुछ नहीं कर पाता, उसका विकास उतना नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको वंशानुक्रम में अच्छे गुण नहीं मिले, वो जन्म से ही ऐसा है। तो वंशानुक्रम कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। ये इसका कॉन्सेप्ट है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। इस कॉन्सेप्ट को आज अच्छे से दिमाग में रख लो, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये आप अपने घर से भी संबंधित कर सकते हैं इसको, कि आपके माता पिता जैसे हैं वैसे ही उनकी संतानें होंगी, ज़्यादातर यही देखने को मिलता है। तो ये वंशानुक्रम जो है ये विकास को प्रभावित करता है। बाकी ये जो है तो ये आप पढ़ते रहेंगे घर पे, इन चीज़ों को आप पढ़ लें 1-2 बार, बाकी कंसेप्ट यही है। इसके बाद देखो, वंशानुक्रम का प्रभाव जीवन के प्रारंभ के समय अर्थात गर्भाधान के समय ही नहीं पड़ता, बल्कि प्रभाव जीवन भर रहता है। एक बार आपने अच्छी बुद्धि प्राप्त कर ली जन्मजात, आपको वो बुद्धि हमेशा सहायता करती रहेगी पूरे जीवन भर। और यदि आपने जन्म से कम बुद्धि प्राप्त की अपने माता पिता से, आप जन्म में कम बुद्धि के पैदा हुए, तो आप जीवन में उतना कुछ नहीं कर पाएंगे, वैसी ही आपकी बुद्धि रहेगी। उसमें थोड़ा बहुत संशोधन किया जा सकता है अच्छा वातावरण दे के, लेकिन उसको आप सोचो कि प्रतिभाशाली बना दिया जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। अगली स्लाइड हम देखेंगे। अतः एक ही माता पिता की संतानों में भिन्नता दिखाई देती है। यह भिन्नता लॉ ऑफ वेरिएशन, प्रतिगमन के नियम, लॉ ऑफ रिग्रेशन के अनुसार, यह भिन्नता का नियम लॉ ऑफ वेरिएशन और प्रतिगमन के नियम के अनुसार, लॉ ऑफ रिग्रेशन के अनुसार, जैसे प्रतिभाशाली माता पिता की संतानें भी दुर्बल बुद्धि की हो सकती हैं। ये 3 नियम हैं, समानता का नियम और प्रतिगमन का नियम और भिन्नता का नियम। इसको मैं तुम्हें अलग से कंसेप्ट में उदाहरण दे के समझाऊंगा, तब ये आपके अच्छी समझ में आएंगे। यहाँ मैं समझाऊंगा, इसके अकेले 10 मिनट की वीडियो बन जाएगी, तो ये मैं अलग से आपको समझाऊंगा। और आप कमेंट कर देना मुझे अगर ध्यान ना रहे तो, सर वो रह गए थे, तो उसको मैं समझा दूंगा अगले वीडियो में। दूसरा है वातावरण। वातावरण भी हमारे विकास को प्रभावित करता है। सबसे ज़्यादा हमारे विकास को वातावरण ही प्रभावित करता है। हमें जैसा वातावरण हमारे घर के द्वारा दिया जाएगा, हम जैसे समाज में रहेंगे, हम जिस विद्यालय में पढ़ेंगे, हम जैसी शिक्षा ग्रहण करेंगे, हम जैसा भोजन करेंगे, वैसे हमारा ये सब वातावरण है, ये सब हमारे आसपास का वातावरण है। तो जैसा हमें वातावरण मिलेगा वैसा हमारा विकास होगा। हमें अच्छा वातावरण मिलेगा, हमारा विकास बहुत अच्छा होगा। हमें अच्छा वातावरण नहीं मिलेगा, हमारा विकास अच्छा नहीं होगा। हम फालतू की और गंदी चीज़ें सीख जाएंगे। यदि अच्छा वातावरण होगा तो हम अच्छी चीज़ें सीखेंगे। तो वातावरण में वह सभी शक्तियाँ, प्रभाव, परिस्थितियाँ आदि सम्मिलित होती हैं जो प्राणी के व्यवहार, शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करती हैं। तो ये चीज़ें हमारे शरीर को और हमारे दिमाग को प्रभावित करती हैं। भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण, भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण दोनों बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करता है। अब ये भौतिक और मनोवैज्ञानिक क्या है? भौतिक, जैसे आप यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं, लंदन में, और एक व्यक्ति रहता है भारत में, तो वहाँ की भौतिक परिस्थितियाँ कैसी है कि वो यूनाइटेड किंगडम जो लंदन है वो ठंडी जलवायु वाला प्रदेश है, तो वहाँ लोग तुम्हें आलसी देखने को नहीं मिलेंगे। हमारे भारत में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, हम लोग आलसी हैं ज़्यादा उनकी अपेक्षा। हाँ, वो बात अलग है कि हम लोग ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं, लेकिन हम लोगों को आलस आता है ज़्यादातर। जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा भारत में गर्मियों में आप खाना खा के पढ़ने भी बैठेंगे तो आपको आलस आएगा। तो ये भौतिक वातावरण है जो हमें प्रभावित करता है। और ऐसे ही हमारा मनोवैज्ञानिक वातावरण, यदि हमारे आसपास का वातावरण अच्छा है तो हमारा मानसिक विकास भी अच्छे से होगा। और अन्य पक्षों की अपेक्षा वातावरण, ये सबसे इम्पोर्टेंट, देखिए ये है सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे, अन्य क्षेत्रों के वातावरण की अपेक्षा बालक के घर का वातावरण उसके विकास को सर्वाधिक महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। तो देखिए, ये वातावरण मुख्य होता है। आपके घर में जैसा वातावरण आपको दिया जाएगा, आपका विकास वैसा होगा। आपके घर वाले आपको अच्छी शिक्षा दिलाएंगे, आपको अच्छा भोजन दिलाएंगे, आपसे कहेंगे, आपको खेलने के लिए प्रेरित करेंगे कि आप खेलिए, सिर्फ घर में ना घुसे रहें, आप खेलें भी, आप पढ़ें भी, आप अच्छा खाना भी खाएं, आप अच्छी नींद भी लें, आप लोगों में, समाज के साथ अच्छा व्यवहार करें। ये आपके वातावरण को प्रभावित करेगा सबसे अच्छे तरीके से। आपको अच्छे से बात करना सिखाएंगे, आपसे लोगों का मान सम्मान करना सिखाएंगे,
दोस्त यार रिश्तेदार सबसे अच्छे से मिलजुल कर रहना सिखाएंगे और अच्छे अच्छे गुण घर वाले आपको सिखाएंगे, तो आपका वातावरण अच्छे से होगा। बाकी अगला है भोजन। भोजन भी हमारे विकास को प्रभावित करता है। यदि हमें अच्छा भोजन नहीं मिलेगा तो हमारी जो बॉडी है वो कमज़ोर हो जाएगी, हमारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा, हम बीमार हो जाएंगे, अस्वस्थ हो जाएंगे। हमारा फिर ना तो पढ़ाई में मन लगेगा, ना किसी दूसरे काम में मन लगेगा, और हमारा विकास नहीं होगा। ना हमारी फिर अच्छी लंबाई बढ़ेगी, ना फिर हमारा अच्छा शरीर बढ़ेगा। हम दुबले पतले हो जाएंगे, हमारा कोई विकास नहीं होगा। तो बालक के विकास के लिए भोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोषपूर्ण दंत, यदि आपके दांत ठीक नहीं है, शारीरिक बनावट ठीक नहीं है, तो भी आपका विकास प्रभावित होगा। और स्वास्थ्य संबंधी बाधाओं का कारण शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था में दिया जाने वाला घटिया भोजन है। आपको शैशवावस्था में या बाल्यावस्था में कोई बीमारी हो जाती है तो उसके लिए भोजन जिम्मेदार है। आपको अच्छा भोजन, अच्छा पोषण नहीं दिया गया। यदि आपको अच्छा भोजन दिया गया होता तो आपका विकास बहुत अच्छे से होता। जिन लोगों को अच्छा पोषण दिया जाता है, अच्छा भोजन दिया जाता है, उनकी हाइट भी अच्छे से बढ़ती है, उनकी हेल्थ भी बढ़ती है। वो 16-17 साल के होंगे लेकिन लगेंगे कि ये 24-25 के आसपास हैं, क्योंकि उनको अच्छा भोजन दिया गया और उनको अच्छा वातावरण मिला, तो वो अलग दिखते हैं। तो ये भी हमारे विकास को प्रभावित करता है। इसके बाद है रोग। अब रोग क्या है, रोग कैसे हमारे विकास को प्रभावित करता है? इसको मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाता हूँ कि रोग कैसे प्रभावित करता है। रोग, डिसीज, शारीरिक बीमारियां भी बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को महत्वपूर्ण अंग से प्रभावित करती हैं। बाल्यावस्था में यदि कोई बालक अधिक दिनों तक बीमार रहता है तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। अवरुद्ध हो जाना मतलब रुक जाता है। देखिए, हमारे पड़ोस में एक बच्चा रहता है, वो कक्षा 7th में पढ़ता है और वो जन्म से ही वो बीमार रहता है। वो ज़्यादा मतलब पढ़ता लिखता भी नहीं है। अब क्योंकि बीमार रहता है, उसको रोग है, पता नहीं कौन सा रोग है, वो बहुत कमज़ोर रहता है शरीर से, और उसने बाहर भी चेकअप करा लिया, लेकिन उसको वो बीमारी जन्म से हो गई। उसके बाद उसने दवाई कराई लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। अब ये रोग है जो उसकी पढ़ाई को भी प्रभावित कर रहा, मतलब उसके मानसिक विकास को भी प्रभावित कर रहा। वो कोई खेल भी नहीं खेल पाता ठीक से, क्योंकि वो जल्दी थक जाता। तो उसका शारीरिक विकास भी नहीं हो रहा, मानसिक विकास नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसको रोग है। तो ये उसके विकास को प्रभावित कर रहा है, ये रोग। ग्रंथियों की क्रियाएं, इसको मैं और अच्छे उदाहरण से आपको समझाऊंगा ये क्या है ग्रंथियों की क्रियाएं। आप ये जो दी गई है थ्योरी, इसको आप पढ़ लें घर पे, बाकी और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसको बस पढ़ना है। बाकी इसको मैं समझा देता हूँ, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ग्रंथियों की क्रियाएं, फंक्शनिंग ऑफ ग्लैंड। तो देखिए, ये जो ग्रंथियाँ हैं, जैसे आपने देखा होगा आपके आसपास कुछ लड़के रहते हैं जो छोटी हाइट के रहते हैं, कम लंबाई रहती है उनकी, कुछ लड़कियाँ भी रहती होंगी, तो और कुछ बहुत ज़्यादा लंबे रहते होंगे 16 साल के लेकिन उनकी लंबाई हो गई 6 फुट, और कुछ हो गए 20 साल के लेकिन उनकी लंबाई है बहुत छोटी। ये क्यों होता है? ये ग्रंथियों की क्रियाओं के कारण ही होता है। किसी में ग्रंथि का जो स्त्राव है, जो एक्टिवनेस है, वो तेज़ी से हो गई तो वो बहुत लंबा हो गया, और किसी में हुई नहीं तो उसकी हाइट रह गई। इसलिए हम जिसकी छोटी हाइट रह जाती है, इसलिए हम उसको सलाह देते हैं कि तुम ग्राउंड पे जाओ और लटका करो। लटकने से क्या होगा कि उसकी जो ग्रंथियां हैं वो एक्टिव हो सकती है, वो एक्टिव हो जाएंगी तो फिर उसकी लेंथ बढ़ सकती है। तो ये होता है ग्रंथियों की क्रियाएं, और ये ग्रंथियों की क्रियाएं विकास को प्रभावित करती हैं। यदि आप में सक्रिय हो जाएंगी तो आपकी लंबाई बढ़ेगी, आपका विकास होगा, और नहीं होंगी तो आपका विकास को प्रभावित करेगा। और अगला है बौद्धिकता। बौद्धिकता क्या है? बौद्धिकता, इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धि विकास को प्रभावित करती है। आपकी बुद्धि अच्छी होगी, आप प्रतिभाशाली होंगे, होशियार होंगे, आपका विकास बहुत तेज़ी से होगा। आप कम बुद्धि के होंगे, पिछड़े होंगे, आपका विकास बहुत धीमा होगा। तो आपका ये जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, ये आपके विकास को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। मैं जो बता रहा हूँ वही कॉन्सेप्ट है, उससे क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। आप क्वेश्चन लगा के भी देख लेना, सॉल्व करके भी देख लेना, चाहे सीटेट हो, यूपीटेट, सुपरटेट हो, कोई भी एग्जाम हो। ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इस पर फोकस करो। आप 2-4 बार वीडियो भी देख सकते हैं, आप अपने शॉर्ट नोट भी बना सकते हैं। आपको इतने लंबे नोट्स अगर नहीं पढ़ना है तो आप छोटे नोट्स भी बना लें, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट यही रहेगा, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। अब जैसे ये बुद्धि है तो बुद्धि का यही कॉन्सेप्ट है, यदि तेज बुद्धि आपके पास है तो आपका तेज़ी से विकास होगा। नहीं है तेज बुद्धि, कम बुद्धि है, पिछड़ेपन है, तो उसका विकास थोड़ा स्लो होगा। तो जैसी बुद्धि होगी वैसा विकास होगा। कहीं ना कहीं बुद्धि विकास को प्रभावित करती है।
तो आप अपने शॉर्ट नोट भी बना सकते हैं। बाकी इस चैप्टर के बाद मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चन भी कराऊंगा, 100-150 क्वेश्चन इस चैप्टर के। मैं आपका टेस्ट भी लूँगा, टेस्ट में 2 या 3 अध्याय के बाद लूँगा। अभी मैं आपको MCQ कराऊंगा, उसके माध्यम से भी आपका क्लियर हो जाएगा। आपको मैं 50-60 नोट पॉइंट भी लिखाऊंगा इस चैप्टर के बाद मैं आपको 50-60 नोट पॉइंट लिखाऊंगा जो आपको एग्ज़ाम में काम आ सकते हैं, उनको आपको याद करना ही है। और इसके बाद मैं आपको ये पॉइंट जो मैंने अभी पूरे 5-6-7 वीडियो बनेगी, उनका एक वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें एक में वृद्धि रहेगा, एक में विकास रहेगा, और ये सारी चीज़ें एक बार बाल विकास के सिद्धांत, कुछ सिर्फ हेडिंग मैं हेडिंग लूँगा और पूरा कॉन्सेप्ट एक बार फिर से समझाता जाऊँगा, जिससे आपका रिवीजन दोबारा हो जाएगा। लैंगिक भेद, चलिए इसको समझते हैं, लैंगिक भेद क्या है। सेक्स डिफरेंस, बालक के व्यक्तित्व के शारीरिक और अन्य पक्षों के विकास में लैंगिक भेद का महत्वपूर्ण स्थान है। जन्म के समय लड़के जो हैं लड़कियों से आकार में कुछ बड़े होते हैं। ध्यान से देखिए इसको, जो लड़के होते हैं वो लड़कियों से आकार में कुछ बड़े होते हैं। अरे भाई, आप दैनिक जीवन में देखेंगे, यदि लड़कों को जब बच्चों का जन्म होता है तो एक लड़की देखेंगे और एक जन्म है आप लड़का देखा, तो आप पाएंगे कि यार सर मैं तो, आपने बोला था कि लड़के लड़कियों से आकार में कुछ बड़े होंगे, यानी कि 1 सेंटीमीटर या 1.5-2 सेंटीमीटर बड़े होंगे, कुछ ज़्यादा बड़े नहीं होंगे। अब ज़्यादा उनमें डिफरेंस नहीं कर पाएंगे कि ये वास्तविकता में कितने बड़े हैं, थोड़ी से मामूली से बड़े होते हैं, लेकिन होते ज़रूर हैं। तो जन्म के समय लड़कियां बड़ी होती हैं, और फिर जब बाल्यावस्था की बात आती है, मतलब शैशवावस्था में तो लड़कियां बड़ी हैं, अब बात आती है बाल्यावस्था की। बाल्यावस्था में क्या होता है, लड़के बड़े हो जाते हैं लड़कियों से थोड़े से 1-2 सेंटीमीटर, 142 लड़कियाँ, 141 लड़कियाँ शायद। और इसके बाद जब किशोरावस्था आती है तो लड़कियाँ फिर से लड़कों को पीछे कर देती हैं और वो बड़ी दिखने लगती हैं। तुमने देखा होगा 14-15 साल की लड़कियाँ रहती हैं और वो हेल्दी और थोड़ी सी उनकी हाइट बढ़ जाती है, उनका विकास और वृद्धि तेज़ी से हो जाती है लड़कों की अपेक्षा, तो वो लड़कों से बड़ी दिखने लगती हैं, लड़के छोटे दिखने लगते हैं। तो शैशवावस्था में लड़कियां बड़ी, बाल्यावस्था में लड़के बड़े, और किशोरावस्था में फिर से लड़कियां बड़ी। ये होता है लैंगिक भेद। तो ये भी विकास को प्रभावित करता है, अगला है जात। ये देखिए, ये उसी का है लैंगिक भेद का, कि अपेक्षाकृत जो लड़कियों में है वो वयस्कता जल्दी आ जाती है, वयस्कता लड़कियों में जल्दी आ जाती है। मतलब वो 13-14 साल की उम्र में थोड़ी सी बड़ी दिखने लगती हैं, अडल्ट दिखने लगती हैं लड़कों की अपेक्षा। लड़के 14-15 साल में बच्चे ही दिखते हैं, लेकिन वो अडल्ट दिखने लगती हैं। ये लैंगिक भेद है, ये विकास को प्रभावित करता है। इसके बाद ये है आपका जाति और संस्कृति। अध्ययनों से यह बात स्पष्ट हुई है कि कुछ जातियों के बालक अन्य जातियों के बालकों की अपेक्षा शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अधिक विकसित होते हैं और जल्दी विकसित होते हैं। तो देखिए, ये जातियाँ हमारे भारत की नहीं हैं कि कोई जनरल से है, कोई ST, कोई SC, OBC। ये हमारे भारत की जातियों की बात नहीं की गई, ना इन पे अध्ययन किया गया है। देखिए, अध्ययन की बात कर रही है, आपने अगर नोटिस किया होगा, कोई अध्ययन किया गया है, स्टडी की गई है। तो ये स्टडी कहाँ की गई, ये विदेश में स्टडी की गई है, हमारे यहाँ की नहीं है। कि जाति भी प्रभावित करती है, कि आप किस जाति में या किस संस्कृति में रह रहे हैं। हो सकता है उस संस्कृति के लोगों को ज़्यादा विकास ना होता हो, या ना लंबाई ना बढ़ती हो, या ना हेल्थ ना बढ़ती हो, कमज़ोर रहते हो। तो संस्कृति कहीं कहीं की संस्कृति होती है, सब जगह की नहीं होती। अपने इंडिया की तो वैसे ही नहीं है, लेकिन कहीं कहीं की संस्कृति और कहीं कहीं की जाति ऐसी होती है जो आपके विकास को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। तो जैसे तुमने वेस्ट इंडीज़ साइज देखा होगा, वहाँ के तुमने एक क्रिकेट टीम है, वहाँ की क्रिकेट टीम तुमने देखी होगी। उसेन बोल्ट को तुमने देखा होगा, जमैका की। तो वो लोग जो हैं वो एक अलग जाति से बिलोंग करते हैं, अलग संस्कृति से बिलोंग करते हैं, वो ज़्यादातर लंबे होते हैं, हेल्दी होते हैं। और आपने नेपाल देखा होगा, नेपाल के लोग छोटे होते हैं, ज़्यादातर, और हाइट में भी छोटे होते हैं। वेस्ट इंडीज़ के लोग, उनकी लेंथ बड़ी होती है, लंबाई बड़ी होती है। तो ये जाति और संस्कृति का सबसे अच्छा उदाहरण है। नेपाल और विंडीज़ के लोग, जाति और संस्कृति का सबसे अच्छा उदाहरण है नेपाल और विंडीज के लोग। तो इस तरह हमारा ये कुछ क्वेश्चन भी हैं। कल किसी ने कहा था कि सर आपने क्वेश्चन नहीं किए, तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन डाल दिए हैं। बाकी मैं अलग से आपको क्वेश्चन कराऊंगा इस टॉपिक के एंड में। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100-125 क्वेश्चन रहेंगे। और फिर सबसे बाद में जब कोर्स आपका ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद में 2000 क्वेश्चन कराऊंगा आपको, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यूपी टेस्ट, सी टेस्ट, सुपर टेस्ट, जहाँ भी आपका ये बाल विकास आता है वहाँ आपको ये फ़ायदेमंद होगा। तो इसलिए आप जुड़े रहें क्लास से
और ये कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। पिछले ये मैंने कल आपको विकास का सिद्धांत पढ़ाया था, उससे संबंधित है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। मतलब विकास प्रसवपूर्ण अवस्था से शुरू होता है और जीवन पर्यंत तक चलता है। जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक आपका विकास चलता रहेगा। आप कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, कुछ ना कुछ अच्छे गुण सीखते रहेंगे। तो ये क्या है? ये निरंतरता का सिद्धांत है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, मतलब निरंतरता का सिद्धांत, निरंतर चल रहा है विकास। जैसे किसी के दादाजी हैं और वो खत्म होने वाले हैं, मतलब वो एजेड हो गए हैं और अब उनका अंतिम समय आ गया, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों को कुछ ना कुछ सिखा के जा रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए। तो विकास कभी नहीं समाप्त होता। जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक विकास नहीं समाप्त होता, विकास नहीं रुकता। तो यह निरंतरता का सिद्धांत। इसके बाद है निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। कौन कौन से कारक हैं जो विकास को आकार देते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर? तो देखो, संस्कृति विकास को आकार देती है और वातावरणीय कारक भी है। पौष्टिकता की गुणवत्ता, जैसा आपको खाना मिलेगा, जैसी आपको शिक्षा मिलेगी, जिस संस्कृति में आप रहते हैं। बाकी ये जो शारीरिक गठन है, ये शारीरिक गठन ये हमारा वंशानुक्रम से संबंधित है। शारीरिक गठन जैसे हमारे माता पिता का शारीरिक गठन होगा वैसे ही हमारा होगा, ऐसा ज़्यादातर माना जाता है। तो 3 ये वातावरण से संबंधित है और चौथा शारीरिक गठन से संबंधित है और चौथा आपका आंसर है। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। सामान्य से विशिष्ट मतलब कल आपको बताया था मैंने, एक सिद्धांत भी है, ये बाल विकास का एक सिद्धांत है। ये सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है विकास। सामान्य से विशिष्ट की ओर कैसा? पहले आपके हाथ और पैर बढ़ेंगे। पहले आपके हाथ और पैर में मूवमेंट होगा, मतलब पहले आप हाथ और पैर में गति करना सीखेंगे, क्योंकि आपका विकास हाथ और पैर में पहले होगा। उसके बाद आप सीखेंगे उंगलियों में। तो ये सामान्य से विशिष्ट की ओर हुआ। जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते हैं या साइकिल चलाना सीखते हैं, तो पहले आप जब सीखते हैं तो जो सब लोग सीखते हैं सामान्य साइकिल चलाना या गाड़ी चलाना, वैसे आप सीख लेते हैं। और फिर आप एक अजीब ढंग से चलाना सीख लेते हैं गाड़ी, बहुत तेज़ गाड़ी चलाना सीख लेते हैं, अच्छे से चलाना सीख लेते हैं और अच्छे से सीखते जाते हैं, उसमें कुशलता हासिल कर लेते हैं। ये है विशिष्टता, ये कहलाती है विशिष्टता, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा। पहले आप उस गाड़ी में जो सामान्य चीज़ें होती हैं, जो सब सीखते हैं वो सीखेंगे, फिर उसमें जो विशिष्ट चीज़ें होंगी आप वो सीख लेंगे। जैसे इसका एक और उदाहरण है सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास। एक बच्चा है, एक लड़का है, जैसे वो पंखा सुधारना सीखता है कि पंखा या कूलर कैसे सुधारा जाता है। फिर इसको सुधारते 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 वो कुशल हो जाता है और वो एसी सुधारना सीख लेता है, एयर कंडीशनर। तो ये होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास का होना। तो इस तरह ही हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी यदि आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपको सीटेट 120 के लक्ष्य को पाएंगे और 120 हमारे नंबर आएंगे ही, चाहे फिर सीटेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो। ये बाल विकास हम में आता है, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। बाकी और जो क्लासेज हैं वो आपकी मैंने बता दिया है कि वो क्लासेज आपकी कब से, मतलब आप 8-10 दिन और रुक जाइए, उसके बाद आपकी क्लासें कंटिन्यू रहेंगी। आपको 2-2, 3-3 घंटे क्लासें लगेंगी। आपका 3-4 महीने में सारा कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। और मेरे द्वारा आपको 10 टेस्ट भी बना के दिए जाएंगे, जिससे आप अपनी तैयारी भी माप सकते हैं। और ये टेस्ट आपके 1-1.5 महीने आप पढ़ लो पहले, फिर टेस्ट शुरू हो जाएंगे आपके 150 नंबर के टेस्ट रहेंगे। और आपकी परीक्षा तक आपको 10 से 12 टेस्ट मिलेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा मैंने कितना पढ़ा है, मेरी कितनी तैयारी है। ये एग्ज़ाम से पहले का है सब कुछ। उसके बाद जब आप एग्ज़ाम देंगे तो बिल्कुल आप सफल होंगे। बाकी घर पे आप पढ़ते रहिए, क्योंकि यूट्यूब से और कोचिंग से हमें पढ़ने के साथ साथ घर पे भी पढ़ना चाहिए, तभी हमारा सिलेक्शन होगा या तभी हमारे सीटेट या जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें हम अच्छे नंबर आएंगे।